केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त, खंड 1, भाग 11। रात आधी बीती। पश्चिम की बारी में गांव जुट गया। होली की पूजा हुई, आग लगी। देखते देखते लपटें चिटक चिटक कर आसमान छूने लगीं। लुकार जला जलाकर लड़के भांजने लगे। गांव के बड़े बूढ़े इस ताक में थे कि लड़के दूसरे गांव के सिवान में बुझती हुई लुकारें ना फेंकें। बाकी प्रौढ़ और जवान लाठी लिए इस पहरे पर थे कि दूसरे गांव वाले बुझती हुई लुकारें बलिहार की सीमा में ना फेंकें। ऐसा विश्वास था कि अपने गांव की बुझती हुई लुकारें दूसरे गांव की सीमा में फेंक देने से नए साल का दुख दारिद्र्य दूसरे गांव में चला जाता था। इसलिए हर गांव वाले इस रात को अपने अपने सिवानों की कड़ी निगरानी करते थे, लाठियों से लैस। क्योंकि कभी कभी दो गांवों में आपस में मारपीट हो जाती थी। गांव के बड़े बूढ़े इसी मारपीट को बचाने के लिए इस रात विशेष करके जब तक गांव के लड़कों की लुकारें पूरी तरह भजकर बुझ न जाती जागते रहते। भोर हुई, गांव फगुआ खेलने में जुट गया। दिन भर के लिए कटिया बंद हो गई। लोग दूने उत्साह से होली में लग गए। चंदन लोगों के गिरोह में घर घर द्वार द्वार घूमता रहा। पहले से ही उसने 8-10 लड़कों का एक दल बना लिया था और तय किया था कि इस वर्ष कीचड़ मिट्टी गोबर से होली ना खेलने का प्रचार करेगा। इसलिए सबसे पहले इसके दल वाले गाँव में घूमना शुरू हो गए। नौजवानों को समझाकर हाथ जोड़कर मना करते रहे कि कीचड़ पांक की जगह होली रंग से खेली जाए। ना जाने कैसा जादू हुआ कि सदियों की यह कुप्रथा एकदम थम गई। हाथ में बाल्टी का रंग और टटके कटे बांस की पिचकारी लिए वह घर घर पद की भौजाई लगने वाली सभी औरतों से अपने दल के साथ होली खेल आया था। फगुआ के दिन घर की औरतें इसी पांक पानी के डर से भीतर से किवाड़े सवेरे ही बंद कर लेती थीं। सो इस साल इस परिवर्तन पर सभी ने जी भरकर होली खेली। गोबर पांक की जगह गलियों में लाल पीले हरे रंग फैल गए। गुंजा के संग में समौरिया लड़कियां भी दलों में होली खेलने निकलीं। घर घर जाकर कुंवारी ब्याही नंदे भौजाइयों से होली खेलकर लाल पीले रंग से ऊपर से नीचे तक नहा आईं। चंदन घर लौटा, भौजाई से अंगूछा मांग नदी में नहाने चला गया। बड़ी मेहनत से मल मल कर तो रंग छुड़ाया। देर से लोग तीर पर नहा रहे थे। धारा न होती तो नदी का जल भी रंग जाता। लौटने लगा तो धूप चढ़ाई। दोपहर से बेर झुक गई थी। 3 दारे में गुंजा मिली। अरे, दिन भर फगुआ ही खेलती रहोगी, नहाना धोना ना होगा क्या? मैंने तो नहा लिया। क्या नहा लिया? अभी तो देह मुँह जस का तस लाल पीला है। न जाने कैसा रंग है कि छूटता ही नहीं। बलिहार का रंग जल्दी नहीं छूटता। चढ़ा तो चढ़ गया। बात फेंककर चंदन आगे बढ़ा। पलड़े की ओट में रखी हुई बाल्टी में से 2 कटोरे रंग चंदन की बनियाइन धोती पर पीछे से छप छप पड़ गए। चंदन पीछे मुड़ा तो गुंजा बगल में कतराकर झटके से दूसरे घर में भागी। लपक कर चंदन ने पकड़ लिया। बगल की घनौची पर भरी हुई बाल्टी रखी थी। पूरी की पूरी भरी हुई बाल्टी का रंग गुंजा की देह पर हर हर महादेव। ऊपर से नीचे तक गुंजा सराबोर। कपड़े भीगकर देह से चिपक गए। स्वस्थ मांसल देह के अंग प्रत्यंग निखर गए। लाज के मारे गुंजा वहीं सिकुड़कर बैठ गई तो दूसरी बाल्टी का बचा हुआ पीला रंग भी ऊपर से चंदन ने डाल दिया। गोरी देह पर पीला रंग और भी जम गया। अब उठो बक, बहिना ए बहिना, गुंजा ने पुकारा। छोटी बहन की पुकार पर रूपा घर में से आंगन में आ गई। ये क्या रे? देख लो चंदन की करनी। चोरी और ऊपर से सीना जोरी। नहा धो के आए तो हमको तुमने नासा, ऊपर से भौजी से दुहाई करती हो। कौन किससे कम है? उठ चल। मन न भरा हो तो हंडे में रंग घोर के तुम दोनों जी भर के छपक लो। गुंजा उठकर चली
तो भीगी हुई फुफ्ती फदर फदर करने लगी। भौजी, ये तो बाजा बजता है। जा जा, इनार पर फिर से नहा आ। अब तो मैं नहीं जाता, गुंजा बबनी जाए। गुंजा इनार पर नहाने जाएगी? पागल हुआ है क्या? जा, 2 बाल्टी अपनी देह पर डाल लेना, 2 लेते आना, एक से ये नहाएगी। बाल्टी में पानी लेकर लौटा तो गुंजा आंगन में घनौची के पास प्रतीक्षा में बैठी थी। रूपा रसोई घर में थी। घनौची पर पानी रखकर दूसरी बाल्टी गुंजा के पास रखते हुए बोला, नहा लिया तो फगुआ खेलने की सुधि आई। तुमसे खेले बिना मेरा फगुआ कैसे पूरा होता? तभी काका खाने को भीतर आ पहुँचे। अभी मत खाना, मैं नहाकर आती हूँ तब परसूंगी। तब तक काका को खाने दो, वह बोली। चंदन काका के पीछे पीछे चौके के आगे वाले उसारे में उनके लिए पीढ़ा पानी रखने चला गया। गुंजा फुर्ती से नहाने लगी। सांझ के 4 बजे से ही झाल और ढोल लिए फगुआ गाते हुए गांव के लोगों के झुंड द्वार द्वार घूमने लगे। चेहरे और शरीर अबरख पड़े, गुलाबी हरे लाल अबीर से रंगे हुए। किसी किसी द्वार पर भीतर से औरतें गीला रंग भी फेंक देती थीं, नहीं तो अबरख मिला हुआ अबीर धुएं की तरह मंडली के माथे पर उड़ता रहता। झाल और ढोल की लय में 20 कंठ से फाग मुखरित हो उठा। चंदन के द्वार मंडली बैठी थी। भीतर से अड़ोस पड़ोस की लड़कियों के साथ गुंजा भी झांक रही थी। पीछे से गांव की लड़कियां रह रहकर उसे बाहर ठेल देने की कोशिश करती। चंदन सामने से देख रहा था। गौनई चल रही थी। अंतिम बार गाने वाले नवही जोश में आ गए। घुटने के बल बैठकर दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाकर बोल फूटा, कमल दल खोल, तनिक हंसी के बोल। उसके बाद 1-2 दल और आए। अंत में नाच का दल आया, जोगिड़ा गाने वालों का। पूरब टोली का उत्तिमा गोड़ नचनिया बना था। मगऊ साड़ी पहनकर पाउडर पोत, मुंह पर चमकती हुई बिंदिया और ललाट पर टिकुली, मांग में सेनुर भरे, पैरों में शेर भर के घुंघरू, पीछे गिरोह वाले ढोल झाल लिए और इन्हें घेरकर नाचते हुए गांव के 50 लड़के। घूमते हुए चंदन के द्वार पर गोल जमा, ढोल तड़तड़ा उठा, जोगिड़ा की बोली फूटी। और उत्तिमा बीच की खाली जगह में जोगिड़े की अंतिम बोल पर घड़ारी की तरह फुर से सरक कर नाचने लगा। घुंघरों की आवाज़ पर ढोलक ताल देने लगा। जोगिड़ा चलता रहा। 45 वर्ष का बूढ़ा उत्तिमा ढोल की ताल पर छूटता है तो नए नाचने वाले लौंडे भी मात हो जाते हैं। देह की सुधी बुद्धि ना जाने कहाँ चली जाती है। बस घंटे घंटे पर चिलम का दम मिलता जाए, फिर रात भर नाचते रहो। सांवरे हुए चेहरे पर पसीने की लकीरें पाउडर को धो देती हैं, लेकिन मुंह में भरे हुए पान के बीड़े देह में चाबी भरते रहते हैं। गांव में 2-3 नचनियाँ और हैं, लेकिन उत्तिमा की बराबरी करने वाला अभी तक कोई लौंडा नहीं निकला। नाच खत्म हुआ। फाटक के पीछे झांकती हुई दर्जनों औरतों के पास घुंघरू झनझनाते हुए उत्तिमा पहुंच गया और ढोल बजाने वालों के सिर का अंगूछा खींच दोनों हाथों से पकड़कर फाड़ बना सामने फैला दिया। पुआ और पूड़ियों के गट्ठ अंगोछे में पड़ने लगे। उत्तिमा छन छन करता हुआ दूसरे द्वार की ओर बढ़ा। पीछे पीछे नच दिखनउओं का झुंड हंसता गाता शोर मचाता। काका इससे शुरू से ही मानते हैं। आज के दिन इसे 1 रुपया देते हैं। पिछले 3 साल से हुम चौआ बोझ भी देने लगे हैं और उत्तिमा काका से ऐसे बतियाता है जैसे मेहरारू अपने मर्द से। गांव के सभी लोगों को वह नाम से पुकारता है, लेकिन काका से ऐसे लजाता है कि दूसरों के सामने उनसे कभी बतियाता तक नहीं। नाम लेना तो दूर रहा। इनके दरवाजे से जैसे ही नाचकर आगे बढ़ा कि काका आते हुए दिख गए। भीड़ में किसी ने बोल दिया, उत्तिम, तुम्हारे भतार आ गए। उत्तिमा चलते चलते ठमक गया। सामने जो काका को देखा
तो साड़ी का पल्ला खींचकर फुर्ती से घूंघट काढ़ लिया। गोल रुक गया। मुस्कुराते हुए काका गोल के पास पहुँचे। ढोलक वालों ने तड़-तड़ ढोल पीटा। उत्तिमा के घुंघरू झंझना उठे। बिजली की गति से उत्तिमा गोलाई में महीन काठ से ढुरुकने लगा। काका ने धोती के फेटे में बंधा हुआ 1 रुपया निकालकर उत्तिमा को दे दिया। अब मान जाओ जोगी जी, कोई चिल्लाया। अजीब मुस्कुराहट से घूंघट निकाले हुए ही उत्तिमा काका के आगे थिरकने लगा। काका ने रुपया का निचला कोर पकड़ खड़ा करके उत्तिमा के आगे हाथ में बढ़ा दिया। जोगी जी, हाथ न छूना। उत्तिमा ने 2 अंगुलियों से थोड़ा सा घूंघट हटाकर काका के बढ़े हुए हाथ में चांदी के रुपए को तिरछी आंखों से देखा। फिर बड़े अंदाज से बचाते हुए काका की उंगली छुए बिना उत्तिमा ने रुपया पकड़ा। काका ने रुपया छोड़ उत्तिमा की कलाई। लाज से झुककर झटके से अपनी कलाई छुड़ा। गाते हुए उत्तिमा पीछे मुड़ा।